डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट, और हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद हमारे पास आता है बेटा लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बेटा लैटिस एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हाँ फिर से बोलूंगा। लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है, इसको पहले समझते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में कंप्लीट डेफिनेशन वगैरह बात करें। देखो बेटा, लैटिस का मतलब होता है, सबसे पहले मैं बात कर लूं, ये कंप्लीटली रिलेटेड है सॉलिड से। तो आप पहली बार जान रहे हो बेटा, तो ये मेंशन भी करना जरूरी है कि ये एंथैल्पी किसकी बात करना चाह रहा है, किस कंडीशन से, किस टाइप से रिलेटेड है। जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी की हमने बात करी, तो हमने बोला था कि भाई वो किसी भी गैसियस आयन को पानी में डालने में जो प्रोसेस चलेगा उसके बेसिस पे जो एनर्जी की बात होगी, उसकी बात हमने करी थी। तो यहां पर जो बात आ रही है लैटिस एंथैल्पी, वो सॉलिड के बेसिस पे रिलेट किया जाएगा। तो पहला पॉइंट अपने को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इट इज related to the solid compound या solid state. Understood everyone? क्या मेरी बात सब लोग समझे? ओके, अब मैं आपको कंप्लीटली उस फेज में लेके आता हूं जहां पर हमें थोड़ा सा डेफिनेशन करना है। लैटिस क्यों बोला गया है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लैटिस का मतलब होता है बेटा कि किसी भी सॉलिड को बनने के लिए एक प्रॉपर शेप की जरूरत होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? सॉलिड का तभी तो आप कहते हो ना उसका साइज से फिक्स होता है, ये सुनो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि किसी भी सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स है, तो फिक्स होने के लिए उसको क्या चाहिए भाई? अगर सपोज करो आप एक क्यूब बना रहे हो, तो क्यूब बना रहे हो तो आपको 8 कॉर्नर की जरूरत है कि नहीं है, बताइए, ये सुनो। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? तो 8 कॉर्नर जो होगी बेटा उस क्यूब के लिए लैटिस पॉइंट होगे। क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट। तो उस लैटिस का मतलब क्या है कि उस शेप को बनाने के लिए जो उसकी बेसिक नीड है, उस पॉइंट को हम लैटिस कह रहे हैं एक्चुअली में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको क्यूब बनाना है तो आपको कॉर्नर कितने चाहिए? 8। यानी 8 कॉर्नर पे अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपका क्यूब नहीं बनेगा। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? मेरी बात सब लोग समझ पा रहे बच्चों? यस और नो? सो इन सिंपल वर्ड कि बेटा लैटिस का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जिससे एक आप प्रॉपर सॉलिड के शेप को डिफाइन कर पाओ, वो पॉइंट जिससे आप किसी भी सॉलिड के एक शेप को प्रॉपरली डिफाइन कर पाओ। डिफाइन का मतलब बेटा आप बता पाओ ना कि वो कैसा शेप है। अरे हाँ कि ना? कि क्यूब है या रेक्टेंगुलर शेप है या आपका स्क्वायर है, वो कैसा शेप है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंप्लीटली कि हम वहां पर किस टाइप से उसके शेप की कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर उसके जो बेसिक नीड है। तो बेसिक नीड मतलब मैंने आपको बोला कि अगर एक क्यूब बनाना है तो आपको क्या चाहिए? 8 कॉर्नर। अगर वो 8 कॉर्नर नहीं होंगे, क्या आप क्यूब बना सकते हो? बताओ। अच्छा मैं इसी रूम की बात करता हूं। चलिए, इस रूम में सपोज करो बेटा ये 2 कॉर्नर को निकाल दो, क्या मेरा रूम ऐसे प्रॉपर्ली बन पाएगा? बोलो, नहीं बन पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, वो हर एक कॉर्नर की इंपॉर्टेंस इस रूम को बनाने के लिए इक्वली पार्टिसिपेट होंगे कि नहीं होंगे? हर एक कॉर्नर, तो हर एक कॉर्नर की इंपॉर्टेंस इक्वली है कि नहीं है? यस और नो? सो इन सिंपल वर्ड वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? लैटिस। क्योंकि किसी भी सॉलिड को बनाने के लिए उन उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को समझना, या उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करना कि भाई इस टाइप का शेप है तो इस टाइप के पॉइंट्स होने चाहिए, तो दैट इज नोन एज लैटिस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? तो लैटिस वर्ड कहां से आया, लैटिस का मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आई होप कि बेटा वो आपको क्लियर हो चुका होगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक। अब मैं बात करना चाह रहा हूं
आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लैटिस का मतलब सॉलिड से है, इसका मतलब वो एंथैल्पी सॉलिड की बात करिए, पहला ही पॉइंट मैंने आपको बोल दिया था। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब बेटा हम थोड़ा सा डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसके बाद इतना बताने के बाद मैं डेफिनेशन में मूव कर सकता हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट समझना, मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि मैं यहां क्यों इसको करवा रहा हूं, तो शायद बहुत अच्छे से आपको पता चल पाएगा कि हम लैटिस एंथैल्पी यहां डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? आई रिपीट कि हाउ टू define the lattice enthalpy and why should be the study of lattice enthalpy in a periodic table. That is another very very important point कि क्यों हम यहाँ पर उसको प्रॉपरली लैटिस एंथैल्पी को इस पर्टिकुलर यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला सॉलिड से रिलेटेड है, तो बात यहाँ पर सॉलिड की तो हम कर ही नहीं रहे, यहाँ पर तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी स्टेट की तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, तो क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो वो शायद आपको यहां पर प्रॉपर्ली समझ में आएगा। गॉट इट एवरीवन? बच्चों मेरी बात समझ में आई? यस और नो? गुड। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई इसके डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं, तो डेफिनेशन में आने से पहले मैं एक कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूं, तो आपको कनेक्ट करेगी डेफिनेशन बहुत इजीली। सपोज करिए बेटा कि कोई भी एक कैटायन मेरे पास है गैसियस फॉर्म में, कैसे बनेगा अब आपको क्लियर होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये तो क्लियर है ना सबको? गुड। ठीक है, और हमारे पास एनायन, और कैसे बनेगा ये भी पता है। इनके बेसिस पे जब वो ए बी सॉलिड बना देगा, देखो गैसियस से सॉलिड बना, अब मुझे बताओ पहले प्रैक्टिकली समझो, अगर गैसियस आयंस हैं उन अपोजिट, देखो सबसे पहले बोर्ड में जो दिख रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, एक दूसरे के अपोजिट आयंस हैं, कैटायन है तो दूसरा एनायन है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो अब बेटा वो पहले गैसियस आयन थे, अब वो जब एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो बेटा गैसियस आयन से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? पहली बात, और ये पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयन है, कि उन दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि अपोजिट आयन अट्रैक्ट टू ईच अदर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहां पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, और इस अट्रैक्शन की वजह से इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ बेटा, वो जो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ ये इस टाइप के अट्रैक्शन को तो मैं प्योर अट्रैक्शन कह सकता हूं। इट इज नॉट अ वंडरवॉल अट्रैक्शन। यस और नो? बिकॉज टू कंप्लीट चार्ज आयन इफ अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट इज अ specific type attraction of two opposite charge or two charge particle, that is known as electrostatic force. yes or no? और कूलम्बिक फोर्स जो हमने पढ़ा था बेटा, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे समझे? जबकि मैंने आपको बोला कि जो वंडरवॉल यानी जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरल होता है, जो दो एटम के बीच में बेसिक लगता है, जो आयन नहीं है, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, इट इज द पार्शियल अट्रैक्शन। बोला था ना मैंने जब भी वर्ड यूज किया था, बट इट इज नॉट अ पार्शियल अट्रैक्शन, इट इज कंप्लीट अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझे? यस नो? सो two opposite charge attract to each other, it means it is a complete electrostatic force between two charge। दो चार्ज के बीच में जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जैसे हम कूलम्बिक फोर्स बोल रहे हैं बेटा, वो फोर्स यहां पर प्योरली जनरेट होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? और आई थिंक बेटा वो मैक्सिमम भी होगा। ये बात भी सही है ना, कि एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। समझे? ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी कि नहीं होगी बताइए?
मॉलिक्यूल या आयन, आयन की बात करते हैं क्योंकि आयन्स है, उस आयन की काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होते हुए जाएगी, और इसी वजह से देखो अब आपको वहां से कहां मिल रहा है, सॉलिड फेज में। तो सॉलिड फेज में तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई ना अपने आप। अब बेटा अब यहां से कनेक्ट करना, अगर गैसियस आयन से वो सॉलिड स्टेट में गया तो ऑब्वियस है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। क्योंकि गैसियस से सॉलिड में गया तो जब कुछ एनर्जी रिलीज की होगी तभी जा पाएगा, यस और नो। तो जो एनर्जी यहां रिलीज हो रही बेटा, यहां पर जो एनर्जी की बात करूं, ये जो एनर्जी रिलीज्ड है यही हमारी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लैटिस एंथैल्पी, शॉर्ट फॉर्म में एल डॉट ई। और बेटा ऑब्वियस है कि अगर हम देखें साइन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगा क्योंकि रिलीज हो रहा है। नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच नेगेटिव कहना चाह रहा हूं। और ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपको बताया, किस टाइप के रिएक्शन, बोलो, यस, किस टाइप की, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। गॉट इट एवरीवन? समझे बच्चों? एनी डाउट? एनी डाउट? पक्का? गुड। तो सबसे पहले ये समझना मस्ट है बेटा कि ये चल क्या रहा है। अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकता हूं इस पूरे पार्ट के बेसिस पे, क्योंकि आपके सामने शायद ये पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है। गॉट इट? समझे? तो बेटा लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है, आई रिपीट, बहुत अच्छे से सुनिएगा फिर लिखना, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा भी इधर से उधर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। कि वहां क्यों बैठा है, मना कर दिया क्या इसने? आगे आ जाता है, मतलब मेरे लेक्चर में नहीं बैठना है ना? हाँ ऐसा मत करे, नाराज मत कर बेटा मुझे। हाँ आजा आजा, ठीक है? तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन है उसको पहले समझना, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना? ताकि बेटा आपको वो डेफिनेशन प्रॉपरली पहले कनेक्ट हो, क्योंकि बोलूंगा मैं इसी बेसिस पे जो आपके सामने लिखा है। इससे पहले मैंने एक कंडीशन समझाई, लेकिन कहना चाह रहा हूं कि आप लोग समझना पहले, फिर उसके बाद लिखिएगा, ताकि आपको वो डेफिनेशन में कहीं पर कोई गड़बड़ ना दिखे, क्योंकि वो डेफिनेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हुई तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। गॉट इट एवरीवन? ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा कि लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है। हम ये कहते हैं, देखो दो टाइप से डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा, दो टाइप से डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा, ठीक है? लेकिन दोनों टाइप बिल्कुल अलग चलेंगे, जिसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, पहली डेफिनेशन जो बोर्ड पे लिखी उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला हूं। तो बेटा हमारे पास हम बात करना चाह रहे हैं कि जो सॉलिड फॉर्म बना उसके रिगार्डिंग। तो हम कहते हैं बेटा कि व्हेन अ गैसियस आयन इट विल फॉर्म, पहले अच्छे से सुनना, मैंने आपको बोला उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको लिख के भी फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है? जो गैसियस आयंस हैं, मैं फिर से वहीं पर पहले आता हूं कि जो गैसियस आयंस हैं उससे 1 मोल सॉलिड का फॉर्म होना, आई रिपीट, गैसियस आयन से 1 मोल सॉलिड का फॉर्म होना, उस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। अंडरस्टूड एवरीवन? आई रिपीट, व्हेन अ 1 mole solid compound is formed by its gaseous ion or through its gaseous ion, the amount of energy which is released, that is known as
लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। अंडरस्टूड एवरीवन? अब मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखना कि ये एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी ना, कंपाउंड हमारा सॉलिड जो बनने वाला होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, समझे? तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल बाय इट्स गैसियस आयन, the maximum amount of energy which is released by the formation for the formation of the 1 mole of solid crystal or the crystalline solid, जो भी आप बोलो बेटा, ठीक है, from its gaseous ion. is that clear? अब बात ये आती है बेटा कि यहां पर आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बात कही, बस यहां पर एक डेफिनेशन को पक्का कर दिया कि ये कितना होना चाहिए बेटा, 1 मोल। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? 1 मोल। मतलब डेफिनेशन जब भी डिफाइन की जाएगी वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हमारी एनर्जी की यूनिट जो बन जाए वो किलो जूल पर मोल बन जाए। क्या मेरी बात सब लोग समझे? यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? So, lattice enthalpy is a specific part. अब मैं बात करना चाह रहा हूं, ये हुआ बेटा सबको? ठीक है, इसमें और करके आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। देखो अब मैं इसको रिवर्स थोड़ा सा कर देता हूं, डेफिनेशन तो भले यहीं पर बता देता हूं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा केमिकल बॉन्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेशन में यहीं पर आपको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको दोनों को कनेक्टिविटी में इजी रहे। अगर मैं इसका रिवर्स करूं, अगर रिवर्स करूं मतलब और करके लिख रहा हूं बेटा यहां पर कि मेरे पास ए बी सॉलिड है, इसको मुझे इसके गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, मुझे उसको उसके गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करना है। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों, सही है? और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब उसी को मैं लैटिस एंथैल्पी बोल रहा हूं, बट यहां पर अब वो एब्जॉर्ब कह दे रहे हैं, मतलब यहां साइन क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एच में लिख सकता हूं, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। एनी डाउट? बोलिए, क्या मेरी बात सबको समझ बच्चों? अब जो कंडीशन दिख रही है बेटा वो आपको क्या दिखेगी, एंडोथर्मिक। कैसे दिखेगी? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर जो बात कही है बेटा वो क्या कही है कि 1 मोल ऑफ, अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूं सीधे सीधे कि 1 मोल ऑफ सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए, आई रिपीट, 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करनी होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? आई रिपीट कि 1 मोल सॉलिड को, ठीक है, 1 मोल सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करना है। अब प्रोवाइड करने का मतलब ही हो गया बेटा, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वो इस प्रोसेस से भी दिखना चाहिए कि सॉलिड से गैस है तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो एनर्जी वो क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब ही ये हो गया कि हमारे पास वो कंप्लीटली लैटिस एंथैल्पी की दूसरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ
1 mole of solid crystal into its gaseous ion is known as lattice energy। ठीक है, जो गैसियस आयंस में उसको ब्रेक डाउन करना उसके सॉलिड फॉर्म से बेटा, उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड का मतलब एब्जॉर्ब करना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लैटिस एंथैल्पी। एनी डाउट? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों बेटा प्लीज, कनेक्ट हुआ सबको अच्छे से? सो एनर्जी यहां पर दो तरीके से बताई गई है। हाँ, अब मैं आपको बोल देता हूं, अब आप एक काम करके जरूर लिख सकते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी केमिकल बॉन्ड में, ठीक है? यहां पर जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सॉलिड के से आयन या सॉलिड कंपाउंड की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो अब आप लिख सकते हो कि ये जो हम डिटेल में इसका आगे का पार्ट जो भी डिस्कस करेंगे वो कहां डिस्कस करेंगे? केमिकल बॉन्ड में। बट यहां पर डिफाइन करना था तो दोनों डेफिनेशन मैंने एक साथ बता दी है। अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन इसकी जरूरत हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ताकि हमें कनेक्ट हो जाए। डन? अब मुझे बताइए बेटा कि हमने ऐसी बात क्यों करी? अब ऐसी बात इसलिए करी क्योंकि ऑब्वियस है, मैं आगे चलता हूं, कि अगर आप ध्यान दो, ऐसी बात इसलिए हुई है क्योंकि किसी भी अगर A पॉजिटिव ऑफ गैसियस बना है तो इसका मतलब ये कहां से आया होगा? मैं आपको बता सकता हूं, ये भाई A गैसियस होना चाहिए, यहां से आपने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी होगी, और ऐसा हो सकता है कि ये सॉलिड लिक्विड में भी हो, ए हमारे पास सॉलिड या लिक्विड किसी भी स्टेट में हो। तो अगर वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में था तो ऑब्वियस है कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको सब्लिमेशन या वेपराइजेशन के बेसिस पे उसको उसके गैसेस स्टेट में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्टेप भी इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, इस स्टेप में है तो कोई कहने की बात ही नहीं। यस और नो? तो मुझे बताओ, इस केसेस के लिए चलो यहां से यहां तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि यहां सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में। यहां पर हम जनरल नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई भी ले लो, क्या कर, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। लेकिन यहां से यहां तो है ना बेटा, तो ये तो हमने पढ़ा था ना। अब ये बन गया तो बेटा एक कैटाइन बना, ऐसे ही एनाइन भी बन सकता। अब एनाइन कैसे बनेगा? अगर मैं बी माइनस की बात करता हूं बेटा, बी नेगेटिव ऑफ गैसियस आयन, तो बेटा हमारे पास गैसियस से बना होगा, तो क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही है? तो हमने ये भी पढ़ा है। अब फिर से ये बात कि बेटा हमारे पास अगर वो बी सॉलिड में है, लिक्विड में है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे जाएंगे? दैट इज सेकेंडरी पार्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए कि जो हमने यहां पर प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस किया है वो हमारे पास ये कंडीशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? तो इन सिंपल वर्ड कि ये पार्ट हमने दोनों स्टडी किए हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर स्टडी किया है तो बेटा आपका कैटाइन भी बन गया प्रोसेस से, एनाइन भी बन गया। अगर वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ही आपका सॉलिड कंपाउंड फॉर्म होगा। तो फिर लैटिस एंथैल्पी पढ़ना यहां पर लाजमी है कि नहीं है ना? तो इस लैटिस एंथैल्पी के डिस्कशन किया जा रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक, अगर इतना समझ में आया बेटा तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इस लैटिस एंथैल्पी का, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा कंक्लूजन लेके आता हूं, बाकी कैलकुलेशन पार्ट हम आगे करेंगे। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को प्रॉपरली। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो केमिकल बॉन्ड में, मैंने आपको बोला कि वो हम नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। लेकिन यहां छोटा सा पार्ट जो पीरियोडिक टेबल से जिस टाइप से वो रिलेटेड है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब बात आती है कि अगर हम प्रॉपरली कोई एक एग्जाम्पल में मूव करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल में मूव करें एग्जाम्पल में
मैं एक NaCl का एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट करने में इजी रहे, ठीक है। NaCl की बात करते हैं, ये कैसे बनता है, चलिए देखिए, वो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे बताना चाहा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले बेटा हमें पता है कि Na मेटल होता है, ठीक है। सोडियम जो हमारे पास है बेटा वो मेटल है, यानी सॉलिड फॉर्म में है। अब सोडियम सॉलिड से सबसे पहले करोगे बेटा, सोडियम गैसियस एटम बनाओगे, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर जो एनर्जी की जरूरत होगी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी, सही है ना। और ये देनी पड़ेगी, इसलिए देखो साइन लिखते हुए चलूंगा बस साथ में, वो क्या होगा, पॉजिटिव। एनी डाउट, पक्का, गुड। सेकंड स्टेप, स्टेप टू, स्टेप टू में सोडियम हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, वो बेटा Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, डोनेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, and in this situation energy is required, and that energy which is known as किसने बोला हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाँ ध्यान रखना, हाँ हाँ, मतलब सभी पीछे सबकी एनर्जी लिखा है, मतलब कुछ भी बोल लो ऐसा नहीं है बेटा, सही है ना, समझे ना, ठीक है ना। पीछे एनर्जी लिख दिया मतलब अब आप कुछ कोई भी एनर्जी बोलो सब चला लेंगे मार्केट में, ऐसा थोड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि बेटा कि हम यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी बोल लो मार्केट में हम चला लेंगे, यहाँ चलाने वाला काम नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपके हर एक पॉइंट में वो पूरा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। उस गड़बड़ी का बेटा जिम्मा आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। इसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझिए, ठीक है। उसके बाद भी हम गड़बड़ करेंगे तो फिर संभालना आप, ठीक है। तो संभालने के लिए भी आप लोग रेडी रहना। तो अब बेटा यहां से वो गैसियस आयंस में कन्वर्ट हुआ, तो मैंने आपको बोला कि यहां जो एनर्जी की बात की जाएगी उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, सही है। अब आयनाइजेशन, डॉक्टर के पास चेक करा के ले आना, नया बीपी की प्रॉब्लम हो रही तो खुद हाथ से चेक करने में लगा है, ऐसे ऐसे क्या चेक करने में लगा है, ठीक ठाक है बेटा। मतलब खुद ऐसे फिर ऐसे ही सोचने में लगा, यही है कि नहीं है मेरा दिल, यही है कि नहीं है, कहीं चले तो नहीं गया, कहीं चले तो नहीं गया। थोड़ा तो ध्यान दे यार बेटा, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रहेगा बेटा, यहां की एक्टिविटी चले जाएगी दिमाग से, ठीक है ना। हाँ अब अभी अपने पास अपना दिल, ठीक है ना। हाँ ज्यादा दिक्कत है डॉक्टर के पास चले जाना, हाँ वो थोड़ा 2-4 इलाज कर देगा, दवाएं दे के ठीक कर देगा, और फिर आगे वाले को बोल रहा है उससे क्या दिक्कत हुई तुझे अभी, वो कुछ भी कह रहा है बेटा, वो कुछ कह रहा है जैसे, वो कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है ना, हाँ तो ध्यान दे यार बेटा। अब फिर उससे बोल, क्या कहना है, बोल 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 ले बेटा, पूछ लेना उससे क्या कहना। बोल ले, ठीक है। तो बेटा ये स्टेप समझ में आया। तो यहां पर जो एनर्जी की बात होगी बेटा वो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, और ये भी पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है। हम स्टेप थर्ड पे आते हैं। देखो स्टेप थर्ड मतलब मैं केमिकल बॉन्ड में एक स्टेप को बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा, लेकिन यहां एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, बिकॉज यहां पर हम मॉलिक्यूल से डील नहीं कर रहे हैं, यहां हम एटम से डील कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर जो स्टेप थर्ड आएगा, वो स्टेप थर्ड, अब सीधा सीधा हमारे पास जो पार्ट है बेटा, वो पार्ट ऑब्वियस है कि
भाई इलेक्ट्रॉन जिसने देना था दे दिया है, इलेक्ट्रॉन जिसको लेना है वो लेगा। अब लेने वाला सपोज करो हमारे पास हम NaCl बनाए तो Cl होगा, Cl ऑफ गैसियस एटम, ये ऑटोमेटिकली गैसियस एटम में रहता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की अपने को जरूरत नहीं अगर एलिमेंटल स्टेट हम देखें तो अब बेटा अगर वो गैसियस एटम में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl नेगेटिव ऑफ गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जो एनर्जी की बात होगी जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस केस में क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां से आप कह सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनी डाउट, पक्का। अब मुझे बताओ पूरे सिस्टम में आपके दो आयंस बन चुके हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव कैटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बताइए बच्चों, कनेक्ट हुआ? अब बेटा अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर वे एक साथ मिले तो Na पॉजिटिव ऑफ गैसियस प्लस Cl नेगेटिव ऑफ गैसियस क्या बना देंगे बेटा, NaCl, एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम सीधे सीधे डेल्टा H ऑफ लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं जो नेगेटिव फॉर्म में होगा, यस और नो। और मैं यहां से कह सकता हूं बेटा ये एंथैल्पी भी एक्सोथर्मिक होगी, मतलब ये वाली एंथैल्पी भी हमारी एक्सोथर्मिक ही होगी। इज दैट क्लियर? अब अगर नेगेटिव होगी बेटा तो ध्यान दो, दो एनर्जी आपने पॉजिटिव की बात करी, दो आपने नेगेटिव की बात करी। अब मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान देना, अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपको कनेक्ट करना है कि NaCl बनाने के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होगी जिसके बेसिस पे NaCl जो बने वो स्टेबल बने। मैक्सिमम, फिर से अच्छे से सोचो, बोल। देखो होता नहीं कि भाई क्या कहते हैं, कोई इंसान कहीं किसी दुनिया में खोया रहता है, उससे आप अचानक कुछ पूछ लो तो ये बोलता है हाँ क्या हुआ, वो वैसे जोन में था, अभी ऐसे ख्यालों में खोया हुआ था, पता नहीं कहाँ हुआ है, और मैंने पूछ लिया बेटा हाँ बता, क्या बताऊं, यहां शायद कुछ चल रहा है ना, क्रिकेट मैच तो चल नहीं है ना, तो जो चल रहा है शायद वही पूछ रहा हूंगा। तो बेटा सबको पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, सबको पता है ना, देख ले देख ले, इससे ये पता चला तेरा ध्यान कहां है, थोड़ा ध्यान यहां लगा ले, ठीक है ना। हाँ तो बेटा मुझे बताइए कि फेवरेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपने पॉइंट सही बोला, गलत नहीं बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन आप फिर से दिमाग लगाओ, कुछ और एक्स्ट्रा लगाओ। नहीं देखो अट्रैक्शन, अब एक चीज क्लियरली समझो, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा रिलीज होगी। अभी वहां जाना ही नहीं, जो लिखा है उस पे जाओ, कि ज्यादा चार्ज तो यहां पॉसिबल ही नहीं है ना, एक पे प्लस एक पे माइनस, मैं तो केवल NaCl की बात कर रहा हूं ना यार। अब ज्यादा हो गए, ये एक ही कंडीशन है, एक ही पॉजिटिव चार्ज एक ही नेगेटिव चार्ज, इससे ज्यादा तो ला ही नहीं सकता है ना। मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि इसके बेसिस पे और क्या कंडीशंस हो सकती हैं। हाँ बोल, आयनाइजेशन एनर्जी ना, क्या क्या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या, आगे तो बोल, वो तो लिखा है ना, अपने आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो वो तो लिखा ही है मैंने आपके। मैं नहीं बेटा ऐसा मत बोलो यार, सोडियम कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अरे कैसे लूज करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो बेटा वो चाहता भी नहीं है और ना लूज करना चाहेगा। अगर लूज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन एक टाइप से।
क्योंकि ये बात सही है ना कि कोई, आप खुद ही कहते हो कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, कल भी ये बात हुई थी, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है बेटा? स्टेबल होने के लिए। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसके बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, स्टेबल माना जाएगा कि नहीं माना जाए? तो उसके बाद आप ये कहो कि सर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम निकालेंगे, फिर तो अनस्टेबल ही होगा ना बेटा। ठीक है, तो आप स्टेबल के डायरेक्शन में चल पड़े हो क्या अनस्टेबल के डायरेक्शन में? तो पहले तो ये ध्यान रखना है ना बेटा अपने को कि भाई हम अगर सोडियम को स्टेबल बना चुके हैं तो हम, मैंने आपको बोल ही दिया इसलिए ना कि यहां सोचना ही नहीं है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन कोई लेगा या दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई देगा। ये तो भूल जाओ कि Na पॉजिटिव पे एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, ये फिक्स है। Cl नेगेटिव पे एक ही नेगेटिव चार्ज भी फिक्स है। तो NaCl के लिए कंडीशन तो फिक्स होगी चार्ज के बेसिस पे, यानी चार्ज ना डिक्रीज कर सकते हो ना इंक्रीज कर सकते हो। मैं बात कह रहा हूं कि बेटा कंडीशन आपके सामने लिखी है, उन्हीं कंडीशन को आपको देखना है, बताना है कि भाई क्या क्या बेसिक कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है NaCl को, जो NaCl कंपाउंड बन रहा है उसको स्टेबल फॉर्म करने के लिए। परफेक्ट बेटा। गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा रिलीज होगी बेटा तभी तो आप बोलते स्टेबल होगा। फिर से बोलो, एक कंडीशन और है। क्या? इलेक्ट्रॉन है, ये क्या मतलब? ऐसा थोड़ा है, उसने बोल तो दिया बेटा ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। जिसकी ज्यादा रिलीज होगी मतलब एफिनिटी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगी ना बेटा। मतलब आप ये कहोगे सर उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ा चलेगा। क्या होनी चाहिए? फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा हूं मैं, या NaCl को स्टेबल बनाने की बात कर रहा हूं मैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, सीधी सी बात है बेटा। जितनी कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन उतना इजीली निकल जाएगा, तो आपके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है? तो फेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कम एनर्जी देनी है, देखो इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, अब अगर मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना आपके लिए, कि डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन, इसको अगर बेटा मैं यहां पर डेल्टा E मान लूं टोटल को, हां इसको मैंने डेल्टा E बोल दिया, और E आपके पास मिला बेटा वो हमारे पास इन दोनों के सम से, और दूसरा हमारे पास है बेटा डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, ये मेरा डेल्टा E डैश हो जाए। ठीक है, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि बेटा NaCl को मोस्ट स्टेबल के लिए तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बतानी पड़ेगी। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या कहोगे कि बेटा डेल्टा E डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा E होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना, मैं सही लिख रहा हूं? ये इसकी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगी बेटा, कि जो आपने प्रोवाइड करी एनर्जी वो कम हो और जो आपको मिली एनर्जी है वो ज्यादा हो, तो बेटा ऑब्वियस है वो कंपाउंड को उतना ज्यादा स्टेबल बनाएगा। क्या मेरी बात सब लोग समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो मैं कह सकता हूं यहां से कि बेटा सब्लिमेशन एनर्जी भी मुझे कम देनी पड़े और आयनाइजेशन एनर्जी भी मुझे कम देनी पड़े, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास वो उसके लिए पहली फेवरेबल कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन फेवरेबल कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा रिलीज हो और लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा रिलीज हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? याद करो कल एक जो आपने डाउट पूछा था क्वेश्चन का, तो मैंने आपको वहीं से समझाया था कि बेटा हमारे पास यहां पर उसी से पॉइंट को स्टार्ट करता हूं कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना। अब इसका मतलब उसको कम आयनाइजेशन एनर्जी में डोनेट कर देना चाहिए। बन गई? यस और नो? अरे समझे?
और वहीं पर अगर मैं रिलेट करूं बेटा सामने कि हमारे पास क्लोरीन की बात करी थी, तो क्लोरीन जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लेना चाहिए कि 7 इलेक्ट्रॉन इजिली देना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इजिली ले लेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा वहां से वो जो कंडीशन क्रिएट करेगा वो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम रिलीज करनी चाहिए, हाँ कि ना? तो वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है? तो अब ये ध्यान दो बेटा, किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने की फेवरेबल कंडीशन है, तो ये कल बात भी हुई थी, हाँ कि ना? तो देखो आपने कहा कि ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ये और हमारे पास लास्ट, तो ये भी मिनिमम हो और वो मैक्सिमम हो, तो मेरे लिए कंप्लीट फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी कि NaCl के फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट फेवरेबल कंडीशन क्या है? बोलिए बेटा जल्दी से, यस और नो? एनी डाउट? पक्का? गुड। तो यहां से थोड़ा सा चीजों को समझना बच्चों, ताकि आपको प्रॉपरली ये कनेक्ट हो, क्योंकि जो पूरा जोन आपको बता रहा हूं ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि आपको यहां से ये प्रॉपरली कनेक्ट रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट एवरीवन? समझे? गुड। अब हमारे पास बेटा ये पूरा जोन आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर में। तो फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, बताइए? अब देखो हम केवल लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। लैटिस एंथैल्पी मतलब मुझे लास्ट स्टेप को ध्यान देना है, अब मैं बाकी स्टेप की बात क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाकी स्टेप तो हम कर चुके हैं ना यार बेटा। बोलो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है क्या? हुआ है ना, वो तो कंप्लीटली अपने पढ़ लिया ना, एक एक स्टेप उसके बारे में, हर एक छोटी छोटी चीजें जान लिए। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है? हुआ है ना, उसके बेसिस पे भी हमने हर एक चीजों को प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? एनी डाउट उस उन पर्टिकुलर जोन में? तो अब मुझे अगर ये बात करनी है कि बेटा लैटिस एंथैल्पी की, तो केवल मेरे लिए लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमने जहां पर दो आयंस को कंबाइंड करके उसके गैसियस फॉर्म से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया, तो मेरे लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट होगा और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो मैं फैक्टर अगर बात कर रहा हूं तो मैं लास्ट पार्ट को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। कौन से पार्ट को? लास्ट वाली जो रिएक्शन आपको दिखाई थी। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे ना बच्चों? ठीक है, तो अगर ऐसा समझे तो मुझे बताइए बेटा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा? बोलिए, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी कि कम होगी? बताइए। हाँ, वो उसी के तो फैक्टर पढ़ रहे हैं हम, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं हो रही बेटा, वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये तो बोल रहा हूं कि लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर की बात हो रही जी। लो काइनेटिक एनर्जी या हाई? अगर गैसियस आयन है बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी, तो बेटा उनको जाना ऑलरेडी लो काइनेटिक एनर्जी में है, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि कम? कम। तो क्या होनी चाहिए? हाई। ठीक है ना? ठीक है, और बताइए। हाँ, चार्ज। और कोई पीछे हाथ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, एनीवन? बोलो इधर से, तो कुछ बोलो इधर। कुछ नहीं बोलना अपने को, है ना? तो क्या मतलब यहां पर बस अपने को देखने के लिए आए, पूरा वो पिक्चर अपन देखेंगे केवल, बोलेंगे कुछ नहीं अपन, है ना? हाँ, तैसे बोल रहा हूँ, अपन पिक्चर देखने आए बस, और कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, कुछ पूछा गया अपन आंसर नहीं देंगे।
एक जो शायद मैं कहूं कि प्रॉपरली कनेक्टेड बात जो निकली हुई है वो बात है यहां पर, अगर मैं कंक्लूजन के बेसिस पे लेके चलूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पहला हमारे पास देखना होगा हमें, वो है चार्ज। तो पहला फैक्टर हमारे पास आता है बेटा, उसके बिहाफ में हम बात करते हैं, पहला फैक्टर चार्ज। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना, ध्यान दो बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और ये पहला केस ले लिया ए, और एक मैंने केस लिया बेटा पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट है और नेगेटिव चार्ज भी 2 यूनिट है। तो मुझे बताइए बेटा कि यहां पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो किस कैटेगरी में ज्यादा होना है? नीचे वाले में ज्यादा होना है, यस और नो? अगर नीचे वाले में ज्यादा होना है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उस बेसिस पे ज्यादा रिलीज होना चाहेगी, यस और नो? तो इसलिए बेटा सबसे पहले ध्यान दो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बाकी फैक्टर ना, मतलब बाकी चीजें भूल जाना, कि ये मत कहना कि सर अगर आपने +2 दिखा तो आपके दिमाग में सीधे सीधे ये आ गया। सुन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको यहां पर क्या लिखे, क्योंकि एक यहां से पॉइंट भी उठा था, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं कह रहा हूं बेटा लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं और उसके फैक्टर की बात कर रहा हूं ना, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्यों मूव कर रहे हो? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि मैं लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा। तो मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, मैं उस पॉइंट पे नहीं आना चाह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल लास्ट स्टेप की, लास्ट स्टेप के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जो आपको वहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लैटिस एंथैल्पी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है अभी भी कि नहीं आ रही है बताओ? ये अभी भी वो दिमाग में वो चल रहा है कि हम पहले स्टेप दूसरे स्टेप की बात करेंगे, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट के मतलब फर्स्ट 3 स्टेप भूल जाइए, आपको चौथा स्टेप जो 4th स्टेप बताया बेटा, उस स्टेप को ध्यान रखिए। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? तो ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो दिमाग में वो चलेगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा, फिर वो कंफ्यूजन ही दिमाग में चलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? क्या मैं आगे चलूं? पक्का? तो इन सिंपल वर्ड की बेटा आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा, वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि नहीं होगी बताइए? क्योंकि हम केवल लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, सही है? तो इससे मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एंथैल्पी। यानी अब मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा कि चार्ज की, अगर आप ध्यान दो बेटा, मैं सीधे सीधे एक फॉर्मूला जो लिखा है हमने, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही है। यहां से लिख सकता हूं कि बेटा जो फोर्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बेटा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं? तो इसी बेसिस पे मैं लैटिस एंथैल्पी की भी बात कर सकता हूं कि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, सो इट मींस यहीं से मैं कह सकता हूं कि बेटा लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपको मिल गई बेटा। चार्ज जितना बढ़ेगा बेटा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको कोई कंपाउंड या आयन ऐसा दिखा है जिसमें +1 -1 ऐसा चार्ज है, और किसी में +2 -2 है, तो बेटा ऑब्वियस है कि बेटा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? बोलो बच्चों, एनी डाउट? पक्का? गुड। अब सेकंड केस, ये पहला फैक्टर है बेटा, ये पहला कंडीशन है जहां से हम इन चीज को रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सेकंड केस, हम सेकंड फैक्टर में आते हैं बेटा, वह है साइज। ये शायद आपको अब समझ में आ जाना चाहिए बेटा।
ठीक है। अब साइज जितना बढ़ेगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाएगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा, एक्यूमुलेट कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइज बढ़ने से आपको लिखना है, साइज बढ़ने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आई रिपीट कि चार्ज जो है बेटा आपका, अगर आपने कहा कि फिक्स है, तो चार्ज के का डिक्रीज होना वो साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आप ये कहोगे कि भाई जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो मतलब चार्ज बहुत एक जगह पर जितना चार्ज मिलना था उतना नहीं मिलेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज तो लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं बेटा कि सीधे सीधे साइज का रिलेशन जो है बेटा वो यहीं से उठाते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास साइज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स के। ऐसा है तो लैटिस एंथैल्पी भी यही कहती है बेटा, लैटिस एंथैल्पी भी यही कहती है कि लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि जैसे जैसे बेटा आपका साइज बढ़ता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लैटिस एंथैल्पी भी कम होगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझे? गुड। इतनी बात सबको कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? पक्का? ठीक है। अब इतना समझ में आया बेटा, तो हम आगे कंटिन्यू इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट स्टेप में आ सकते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। देखो आपने, अगर आपको याद हो, मैंने हाइड्रोजन एंथैल्पी में कहीं एक्सेप्शनल केस नहीं लिखवाए, याद आ रहा है? एक्सेप्शनल केस हाइड्रोजन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी में कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करते हैं, चार्ज पे। वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करते हैं, चार्ज पे। और वहां डोमिनेटिंग फैक्टर भी क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा कि वहां कोई एक्सेप्शनल केस बनता ही नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। तो ट्रेंड में अगर आते हैं तो पीरियोडिक टेबल में तो फर्स्ट हमारे पास इन पीरियड, अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो यहां पर भी बहुत अच्छी बात है, ऑब्जर्व करिएगा बहुत अच्छे से बेटा कि लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, तो यहां से यहां तक आपकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए? बढ़ेगी। ठीक है। F-1, O-2 और N-3, यहां से यहां तक भी लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी बेटा। तो ये भी वैसा ही कंडीशन आपको दिखाता है कि दोनों साइड से आपका इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज डोमिनेटिंग इफेक्ट है या चार्ज डोमिनेटिंग कंडीशन है, वो केवल चार्ज पर डिपेंड करता है। इसलिए जहां जहां चार्ज बढ़ा बेटा उसको साइड से कोई मतलब है ही नहीं। तो चार्ज ज्यादा देखेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देगा। समझे? यस और नो? ये ध्यान दो कि बेटा यहां पर फिर से वही बात कि यहां नेगेटिव चार्ज आए तो साइज भी बढ़, कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या हुआ बेटा, नेगेटिव चार्ज में चार्ज फिर से डोमिनेटिंग फैक्टर, बिकॉज साइज जो है वो पिकोमीटर में मेजर करते हो, तो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसलिए चार्ज जहां ज्यादा होगा बेटा वहां पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। और अगर हम ग्रुप में बात करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में रिलेट करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने में हमारे पास यहां पर भी बेटा हमें बहुत अच्छे से ये कनेक्ट होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाने में अगर हम ग्रुप में देख रहे हैं तो चार्ज यहां क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लैटिस एंथैल्पी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा आपकी,
डिक्रीज हो जाएगी। कोई भी ग्रुप को कंपेयर कर लो ना आप, +1 वाले फर्स्ट ए ग्रुप को रिलेट कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब में +1 चार्ज, लेकिन साइज बढ़ेगा तो +1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम। इज दैट क्लियर? अरे समझे? तो लेटिस एंथैल्पी कम, क्योंकि हमें यहां पर देखो, फिर से कह रहा हूं, अगर आप केवल इन चीजों को रिलेट करोगे कि वहां पर वो हमारे पास जो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और आप देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे जाओगे ना तो आपको ऑब्वियस है कि बेटा कंफ्यूजन ही होगा। मैंने आपको बोला केवल लास्ट स्टेप को ध्यान रखना, और उसके लिए हम कहानी की बात कर रहे हैं और उसी के लिए हम फैक्टर की बात भी करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? मुझे ना मेरी बात को सब लोग? पक्का? पक्का जी। नोबल गैस चार्ज ही नहीं होगा तो कैसे कंसिडर कर पाएंगे यार बेटा? अगर आप ध्यान दो, हाइड्रोजन एंथैल्पी भी हमने कहा कंसिडर किया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि देखो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। अब नोबल गैसेस में तो चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो मैं कैसे कंसिडर कर पाऊंगा? ठीक है ना, फिर तो हम कह देंगे बेटा हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे उन पे, क्योंकि जो स्टेबल है बेटा उसको तो हम परेशान ही नहीं कर रहे हैं ना। ये आयन क्यों बने? बिकॉज उनने इलेक्ट्रॉन किसने लिया, किसी ने दिया, तो वो अनस्टेबल थे तो आयन में कन्वर्ट हुए। अब आयन बने तो आयन को भी तो स्टेबल करना जरूरी है, तो आयन को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए बेटा? हाइड्रोजन एंथैल्पी की बात करी थी। आयन को स्टेबल करने के लिए हमने क्या बात करी थी बेटा? कि वो लैटिस एंथैल्पी यानी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे। यस और नो? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? बताइए, यहां तक कोई डाउट? जी नहीं बेटा, देखो मैंने आपको अभी मैं यही समझा रहा हूं, साइज और चार्ज में आपको डोमिनेटिंग फैक्टर बता दिया, फिर आप कंपेयर कैसे करोगे? जब आपके लिए मैंने पॉइंट को फिक्स कर दिया कि बेटा आप डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, क्योंकि आप जो कंपेयर करोगे वो यही देखोगे कि नाइट्रोजन में यहां पर ऑब्वियस है कि -3 है, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आप ये कहोगे कि भाई चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाएगा। ग्रुप में केवल आप साइड से जा सकते हो, क्योंकि ग्रुप में चार्ज सेम रहता है, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, फिर वहां पर मजबूरी है अपने लिए। लेकिन जब आप पीरियड में कंपेयर करो बेटा, तो आपका वहां चार्ज और साइज में चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है। ये मैं इसलिए पहले भी बोला था हाइड्रोजन एंथैल्पी के लिए, यही चीज मैं यहां पर भी बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कनेक्ट करिएगा मेरी बात को बार बार। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं उनको समझना, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी है या लैटिस एंथैल्पी, इनके लिए मैंने आपको चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर बनाया है। अब आपको अभी लैटिस एंथैल्पी की बात करूं तो लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा रिलीज होगी, आप ये कहोगे कि वो कंपाउंड सॉलिड में उतना अच्छे से फॉर्म हो पाएगा। यस और नो? इधर देख ले यार बेटा, तू कहां खोया है, दिक्कत क्या है? अब वहां क्या देखने में लगा है? ये बेचारे ने क्या कर रखा, तेरा क्या बिगाड़ रखा है? ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? तो अब अगर मैं चार्ज पे जा रहा हूं बेटा, चार्ज को डोमिनेटिंग कंसिडर करूंगा, तो तभी ये रिलेट कर पाऊंगा ना, क्योंकि ये बात तो सही है ना। आप खुद ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको इसलिए आपको कल भी बताया था कि चार्ज और साइज में मैं चार्ज को डोमिनेटिंग क्यों मान के चल रहा हूं, कि एक यूनिट हमारे एसआई यूनिट में है, एक यूनिट हमारे बेटा एसआई से बहुत लोअर पार्ट में है, या सीजीएस से भी लोअर कह सकता हूं बेटा मैं तो, सही है ना? पिकोमीटर ना है बेटा, जबकि सेंटीमीटर और मीटर में तो फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। समझे कि नहीं समझे? तो उस बेसिस पे बेटा ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर माना है। गॉट इट बेटा? ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये लेटेस्ट एंथैल्पी बेटा यहाँ तो कंप्लीट, कोई इसका एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं।